नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही अहम क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर में आ सकता है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक जो है वो है मांग की मूल्य सापेक्षता, उसका अर्थ और उसके प्रकार, इनकी चर्चा करनी है। मांग की मूल्य सापेक्षता होती क्या है, पहले आपको समझा दूँ। ये अभी तक हमने एक चीज़ समझ ली कि वस्तु की कीमत अगर घटती है तो लोग उसकी मांग में वृद्धि करते हैं, और अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो लोग उसकी मांग में कमी करते हैं। अब हमें यहाँ पढ़ना है कि वस्तु की मांग में कितनी कमी करने पर कितनी वृद्धि होती है। क्या जितनी कमी करते हैं उतनी ही वृद्धि होती है, या जितनी कमी करते हैं उससे ज़्यादा वृद्धि होती है, या जितनी कमी करते हैं उससे कम वृद्धि होती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में ले करके मांग की मूल्य सापेक्षता का जो अर्थ है वो आपके सामने रखा जाएगा। आपको खास तौर से अर्थ और सूत्र और प्रकार, इन पर खास ध्यान देना है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले अर्थ आ गया है, आपको दिख रहा है अनुपातिक संबंध है। किस चीज़ का है? अनुपातिक संबंध कीमत और मांग के बीच का है। अनुपात मतलब कि रिलेशन, को रिलेशन दोनों में क्या है। किसी भी वस्तु की कीमत और मांग के अनुपातिक संबंध को मांग की मूल्य सापेक्षता कहते हैं। दूसरी व्याख्या जो है वो थोड़ी सी और आसान है, अर्थात कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के सामने, अर्थात कीमत में जो परिवर्तन होगा उसके सामने मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को मांग की मूल्य सापेक्षता कहते हैं। आपको पता करना है कि कीमत में कितना % परिवर्तन हुआ है तो मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन देखने को मिलेगा, और जो मिलेगा उसको हम कहेंगे मांग की मूल्य सापेक्षता। सूत्र आपके सामने आ रहा है। सूत्र है मांग की मूल्य सापेक्षता बराबर मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन और बटे कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, ये सूत्र है। सूत्र दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि सूत्र जो है वो आप उसके अनुसार ही आपको प्रकार जो है वो ज्ञात करने होंगे। और ये सूत्र जो है वो आगे 2 से 3 बार थोड़ा सा बदल के आएगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो चीज़ आने वाले समय में बदलनी नहीं है वो क्या है। आने वाले समय में आप 2 या 3 सूत्र और याद करेंगे, पर जो बदलना नहीं है वो ये फिक्स है। जो बदलेगा वो ये है। ऊपर मांग में प्रतिशत परिवर्तन जो है वो हमेशा रहने वाला है, हर सूत्र में रहेगा। जो नीचे है कीमत या उसकी जगह पे कुछ और चीज़ें आएंगी, जब आएंगी तब इसकी बात करेंगे विस्तार से। तो ये हो गया है मांग की मूल्य सापेक्षता का सूत्र, और ये सूत्र आपके एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है। ये अर्थ जो है ये भी आपको 1 नंबर में आ सकता है। विस्तार से जब आएगा तब तो आपको लिखना ही है, ठीक है। अब आपके सामने सूत्र फिर से बोर्ड पर लिखा हुआ आ गया है, मांग की मूल्य सापेक्षता। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पर जो ये दर्शाया गया है ईपी, ठीक है। ईपी का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी अर्थात मूल्य सापेक्षता। मूल्य सापेक्षता जैसे इलास्टिक होता है, इलास्टिक पर से ही आया शब्द इलास्टिसिटी। इलास्टिक हम खींचेंगे तो जो है चौड़ा होगा, जो भी रबड़ होता है उसमें इलास्टिक होता है, उसको खींचेंगे तो वो खींचेगा, फैलेगा, पर कितना फैलेगा उसका हिसाब, उसका आधार किस पर है, तो उस शब्द से आया है इलास्टिसिटी। और यहाँ पर मूल्य सापेक्षता के लिए इलास्टिसिटी वर्ड यूज़ किया गया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसको संकेत में दर्शाया हमने ईपी। तो मांग की मूल्य सापेक्षता को संकेत में दर्शाते हैं ईपी के द्वारा, ये आगे दर्शाया जाएगा। और आपके सामने सूत्र फिर से आ गया है, मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में, मतलब आगे आप चाहो तो वस्तु वर्ड यूज कर सकते हो। वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। आप इस तरह से इसको पार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम आ रहे हैं इसके प्रकारों पर। मांग की मूल्य सापेक्षता के प्रकार। सबसे पहला प्रकार आपके सामने आ गया है संपूर्ण मूल्य सापेक्षता, और इसके अंदर ये जो यहाँ पे दिया है कि मूल्य सापेक्षता कितनी होगी,
मूल्य सापेक्षता अनंत होगी, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब हम सूत्र पे आ जाएंगे तब ये मालूम पड़ेगा कि अनंत का मतलब क्या है। अनंत अर्थात कि बहुत ज़्यादा मांग में वृद्धि होती है जिसको हम नाप भी नहीं पाते, उसका मतलब ये होता है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। वस्तु की कीमत में अल्प परिवर्तन होने पर, वस्तु की कीमत में नाम मात्र का, कहने का, जैसे कोई वस्तु 100 रुपये की थी और फिर कितने की हो गई, 99 या 99.5 रुपये की हो गई, तो 8 आना सस्ती हुई। तो अगर वस्तु में नाम मात्र की भी कमी होती है तो उस वस्तु की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि आप उसे नाप ही ना सको। तो ऐसी वस्तु जो है उसकी मांग को हम कहते हैं अनंत मूल्य सापेक्षता। मैं पढ़ देता हूँ। वस्तु की कीमत में अल्प परिवर्तन होने पर मांग में अमर्यादित परिवर्तन होता हो तो उसे संपूर्ण मूल्य सापेक्ष मांग कहते हैं और इसकी मूल्य सापेक्षता अनंत होती है। अभी भी आप लोगों को समझ में कम आया होगा, तो इसके लिए हम आगे चल रहे हैं। ग्राफ के ऊपर एक चीज़ और देखिए, इसके अंदर आ गई है कि मांग रेखा जो है वो ओ एक्स अक्ष के समांतर होती है। ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। जो अब मैं आकृति आपको दिखाने जा रहा हूँ उसके आधार पर आपको ये समझ में आएगा। ये है आकृति। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ मैं सबसे पहले ये तालिका, एक मिनट इसको मिटा दूँ जरा सा। हाँ, आपको बताना चाहता हूँ ये। आप देखिए, वस्तु की कीमत 100 है और वस्तु की मांग भी 100 है। अब ये देखिए ध्यान से कि हमने यहाँ दर्शाया है कीमत ग्राफ के अंदर, और कीमत 100 है और मांग भी 100 है, और इस तरह से हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब क्या हुआ, अब कीमत जो है वो घट कर के हो गई है 99.99। तो कीमत में कितनी कमी हुई, 0.01, 1 पैसे की लगभग कमी हुई है। और मांग कितनी हो गई है, मांग हो गई है अनंत। यहाँ पे कुछ लिखा क्यों नहीं है, क्योंकि मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप उस मांग को नाप ही नहीं सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे सूत्र पे। आप देखिए सूत्र ये आपके सामने है, मूल्य सापेक्षता। तो सबसे ऊपर क्या था, ऊपर था मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग कितनी हो गई, 100 थी, फिर बढ़ के कितनी हो गई, तो मांग हो गई अनंत। कीमत कितनी है, कीमत में बदलाव हुआ है 0.01 का, और आपकी मूल्य सापेक्षता कितनी आ गई, अनंत। तो इसको आप नाप नहीं सकते हो। इसलिए हमारे को ये बिंदु तो मिल गया पहला, कीमत 100 और मांग 100। लेकिन जब कीमत 99.9 हुई तो इसके बाद आपको कितनी मांग है ये मिल नहीं रही है। इसलिए ये जो आपकी मांग रेखा है ये सीधी जा रही है। और ये कैसी हो रही है, ये मांग रेखा हो रही है ओ एक्स अक्ष के समांतर। तो आपको यहाँ पे ये पूरा लिखना होगा, जो मैं समझा देता हूँ फिर से आपको, कि अगर वस्तु की जो मूल्य सापेक्षता है वो संपूर्ण मूल्य सापेक्ष हो, तब मांग रेखा कैसी होगी, तब मांग रेखा होगी ओ एक्स अक्ष के समांतर। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो ये शब्द था मांग रेखा ओ एक्स अक्ष के समांतर होती है, वो आपको मैंने समझाया। तो ये हुआ पहला प्रकार। एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। वस्तु की कीमत में नाम मात्र का बदलाव हो तो मांग में अनंत वृद्धि हो, तो ऐसी वस्तु की जो मूल्य सापेक्षता है वो होती है संपूर्ण मूल्य सापेक्ष। और इसमें जो मांग रेखा बन रही है वो ओ एक्स, क्षैतिज अक्ष जो है उसके समांतर बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सेकंड मुद्दा जो है इससे मिलता जुलता, पहला ध्यान से सुना होगा तो सेकंड भी समझ में आएगा आपको। सेकंड, संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष। पहला था संपूर्ण मूल्य सापेक्ष, अभी उसका अपोजिट है मूल्य अनपेक्ष। वहां पे मूल्य सापेक्षता अनंत थी और यहाँ पे मूल्य सापेक्षता 0 होगी। अब कैसे होगी वो आगे देखते हैं। यदि वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन किया जाए पर वस्तु की मांग स्थिर है, स्थिर है मतलब वस्तु की मांग में कोई बदलाव ना हो, कीमत घटे या कीमत बढ़े, ग्राहक जितनी वस्तु खरीदता था उतनी खरीदे, तो वस्तु की मांग संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष कहलाएगी और मांग की मूल्य सापेक्षता 0 प्राप्त होगी। और जो मांग रेखा है वो ओ एक्स नहीं, वो ओ वाई अक्ष जो ऊर्ध्व अक्ष होता है उसके समांतर होगी। अब इसको भी हम समझेंगे ग्राफ की मदद से। आपके सामने फिर से ग्राफ आ गया वाला। अब देखिए ग्राफ आपको समझना है पहले ये तालिका।
फिर से वही, कीमत 100 है तो मांग 100 है। कहाँ पे हम लोग, ये है कीमत 100 और मांग 100, ये था कीमत और ये मांग। अब देखिए कीमत घटी, कीमत घट के 90 हुई पर मांग कितनी रही, मांग 100 ही रही। कीमत बढ़ी 110 तो मांग कितनी रही, मांग 100 ही रही। इस तरह से ये जो लाइन बनी है, ये जो ऊपर को जा रही है, ये जो है ये हुई मांग रेखा। और मांग रेखा कैसी बनी, मांग रेखा अब है ओ वाई अक्ष के समांतर। तो यहाँ पर मांग रेखा ओ वाई अक्ष के समांतर की कब, जब कीमत घटे या कीमत बढ़े पर मांग जैसी थी वैसी ही रहे। अब सूत्र देखते हैं, सूत्र आपको याद होना चाहिए, फिर से कह रहा हूँ सूत्र याद नहीं होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आएगा। सूत्र क्या था, मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। मांग में कितना बदलाव हो रहा है, तो मांग में कोई बदलाव नहीं हो रहा तो हमने ऊपर लिख दिया है 0। और कीमत में क्या बदलाव हो रहा है, तो कीमत 100 थी घट के हो गई है 90, तो कितना बदलाव हुआ 10% का, तो कीमत का बदलाव 10%। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0। तो मांग की मूल्य सापेक्षता यहाँ पर 0 हो गई है। एक बार इसका भी फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। यदि वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन करो, कीमत कितनी बदलो, बदलो मतलब चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ, लेकिन मांग कैसी रहेगी, वस्तु की जो मांग है वो अगर स्थिर रहेगी, वस्तु की मांग स्थिर रहेगी तो वस्तु की मांग संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष कहलाएगी और मूल्य सापेक्षता 0 मिलेगी और मांग रेखा जो है वो ओ वाई अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, अब आगे आते हैं तीसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा जो है इकाई मूल्य सापेक्ष मांग। इकाई मतलब एक, इकाई का मतलब एक होता है और इसका दूसरा नाम भी है सप्रमाण या फिर समप्रमाण मूल्य सापेक्ष मांग। और इसमें लिखा नहीं पर मूल्य सापेक्षता इसके अंदर प्राप्त होती है एक, जो यहाँ पे आ गया है। यदि कीमत में, अब देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा, एक पढ़ा हमने कि कीमत में थोड़ा बदलाव करो तो मांग में ज़्यादा बदलाव होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि कीमत में चाहे जितना बदलाव करो मांग में कोई बदलाव नहीं होता। और तीसरा जो है वो है कि यदि कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाला परिवर्तन दोनों कैसा हो, दोनों एक जैसा हो, तब आपको मिलने वाला है इकाई मूल्य सापेक्ष मांग और मूल्य सापेक्षता प्राप्त होती है एक। ये फिर रटने वाली बात हो गई, आपको समझ में नहीं आएगा, समझ तो आपको आएगा ग्राफ के द्वारा ही। तो हम फिर से पहुंचते हैं वहीं पर। अब ये देखिए, ये आपके सामने आ गया। इसमें आपने क्या किया है, इसमें आप फिर से देखिए तालिका। पहले हम देख लेते हैं 100 रुपये 100 रुपये, ये रहा कीमत जो है वो 100 रुपये और वस्तु की मांग 100। ये हुआ पहला वाला टॉपिक जो आपने बनाया। अब कीमत घट के 100 से हो गई है 90, तो कीमत घट के आ गई है 90 और मांग कितनी हुई है, मांग हुई है 110। तो देखिए कीमत घटी है 10% और मांग बढ़ी है 10%। सूत्र क्या आया, मांग में होने वाला परिवर्तन 10%, कीमत में होने वाला परिवर्तन 10% और 10 के बटे में 10 होगा तो आंसर आएगा 1। ये 1 कब आएगा, ये 1 तभी आएगा जब कीमत और मांग दोनों का जो परिवर्तन है वो एक जैसा होगा, तब आपको जो मूल्य सापेक्षता मिलने वाली है वो मिलेगी 1। ठीक है, एक बार फिर से हम वापस जाते हैं। यदि कीमत में होने वाला परिवर्तन और मांग का परिवर्तन एक समान हो तो इकाई मूल्य सापेक्ष मांग कहेंगे और इसकी मूल्य सापेक्षता कितनी होती है, मूल्य सापेक्षता 1 होती है। चौथे पे आते हैं। नेक्स्ट फोर्थ जो है वो आपके सामने आ रहा है। फोर्थ है मूल्य सापेक्ष मांग। इसके पहले आप लोग संपूर्ण मूल्य सापेक्ष पढ़ चुके थे। संपूर्ण मूल्य सापेक्ष जिसमें वस्तु की कीमत में नाम मात्र का परिवर्तन हो तो मांग में अतुलनीय वृद्धि या कमी होती है, जिसमें मूल्य सापेक्षता अनंत थी। पर यहाँ पर संपूर्ण नहीं, यहाँ पर सिर्फ मूल्य सापेक्ष मांग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कीमत घटने पर मांग बढ़ेगी पर वो अतुल्य नहीं होगी, वो खाली कीमत के परिवर्तन की तुलना में मांग का परिवर्तन ज़्यादा होगा।
तालिका से समझेंगे आप, उससे पहले व्याख्या। वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के सामने वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अधिक हो तो ऐसी वस्तु की मांग को मूल्य सापेक्ष मांग कहते हैं। तो फिर से समझिए, कीमत के परिवर्तन की तुलना में मांग का परिवर्तन अधिक हो तो मूल्य सापेक्ष मांग, और अनंत हो तो फिर संपूर्ण मूल्य सापेक्ष मांग। ठीक है। अब यहाँ पे मूल्य सापेक्षता कितनी मिलती है? यहाँ पर मूल्य सापेक्षता मिलती है एक से अधिक। क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, ये आगे आपको जो आकृति दिखाई जाएगी आपको उसमें ये समझ में आ जाएगा। आकृति आपके सामने आ चुकी है, मूल्य सापेक्ष मांग। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो मूल्य सापेक्षता है वो मैंने लिख दिया कि मूल्य सापेक्षता जो है वो एक से ज़्यादा है। ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ये जो है वो एक से ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा हो रही है, अब उसको देखिए, बार बार हटाना पड़ेगा मुझे, कि यहाँ पर वस्तु की कीमत 100 है, वस्तु की मांग भी 100 है। हर जगह पे हमने एग्जाम्पल ये लिया है, कीमत 100 और मांग 100। अब देखिए कीमत घट करके हो गई है 90, अर्थात कीमत का जो बदलाव है वो है 10% का। लेकिन मांग कितना बढ़ी है, मांग 100 से 120 हो गई, अर्थात मांग का जो परिवर्तन है वो यहाँ पर होता है 20% का। कीमत का परिवर्तन जो है वो है 10% का और मांग का परिवर्तन है 20% का। इस तरह से आपका जो सूत्र बनेगा, यहाँ पे सूत्र आपको दर्शाया नहीं गया है, आपका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा ऊपर मांग का परिवर्तन 20 और कीमत का परिवर्तन 10। इस तरह से आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2, और 2 क्या है, 2 जो है वो 1 से ज़्यादा है। ठीक है। और आकृति में देख लीजिए आप, आकृति में क्या हुआ, आकृति में सबसे पहले कीमत 100 है तो मांग 100 है। अब कीमत 90 हुई तो मांग बढ़ करके होगी 120। आपको जो खास ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि ये परिवर्तन 100 से 90 की दूरी छोटी और 100 से 120 की जो दूरी है ये दूरी ये बड़ी। मांग का परिवर्तन ज़्यादा और कीमत का परिवर्तन कम, और इस तरह से ये जो बन रही है रेखा डी डी ये कहलाएगी मांग रेखा। इसका ढाल खास देखिएगा, ढाल जो है वो थोड़ा सा जो है कम ढाल है, आगे जो आएगा वो ढाल ज़्यादा आने वाला है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला है मूल्य अनपेक्ष मांग। सेकंड नंबर हमारा था संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष मांग और ये है मूल्य अनपेक्ष मांग। यहाँ पर मूल्य सापेक्षता कितनी मिलेगी, 1 से कम। और इसको भी आप समझेंगे तालिका के द्वारा, आकृति के द्वारा। व्याख्या आ गई है, व्याख्या समझिए। वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कम है। कीमत का परिवर्तन जो है वो ज़्यादा है, मांग का परिवर्तन जो है वो कम है। और ऐसा अगर होता है तो वस्तु की मांग जो है वो मूल्य अनपेक्ष मांग है, ऐसा हम कहेंगे। और यहाँ पर जो मूल्य सापेक्षता मिलेगी वो 1 से कम प्राप्त होगी। ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए फिर से एग्जाम्पल वही आ गया आपके सामने। यहाँ पर कीमत 100 मांग 100। अब देखिए कीमत घटी है, घट के हो गई है 90। कीमत का बदलाव कितना, 10%। कीमत का बदलाव 10%। मांग जो थी वो 100 से बढ़ के हुई है 5। कीमत घटने पर मांग बढ़ी है, पर कीमत घटी है 10% और मांग बढ़ी है सिर्फ 5%। तो अब आपके सामने जो सूत्र आने वाला है, मांग का परिवर्तन 5% बटे कीमत का परिवर्तन 10%, आपको आंसर मिलेगा 0.5। और ये 0.5 क्या है, 1 से ज़्यादा 1 से कम। तो 1 से कम तो मूल्य सापेक्षता 1 से कम यहाँ पर होती है। आकृति भी देख लीजिएगा आप। आकृति में सबसे पहले ये कीमत 100 और मांग 100। अब कीमत 90 हुई तो आप फिर से देखिए ये दूरी और ये दूरी। कीमत 100 से 90 हुई और मांग जो है वो 100 से 105 हुई। इसलिए यहाँ पे जो मांग रेखा दिख रही है आपको, इसका ढाल जो है वो पिछली वाली आकृति की तुलना में ज़्यादा तेज ढाल है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो मांग का परिवर्तन है वो कीमत के परिवर्तन की तुलना में कम है। तो इस तरह से ये मांग की मूल्य सापेक्षता के 5 प्रकार आपके सामने आ गए।
संपूर्ण मूल्य सापेक्ष, संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष और समप्रमाण जिसको इकाई भी कहते हैं, और फिर मूल्य सापेक्ष और मूल्य अनपेक्ष। अगर आपको बताऊं मैं आंकड़ों में अगर याद रखना है आपको, तो सबसे पहले मूल्य सापेक्षता है अनंत, फिर मूल्य सापेक्षता है 0, फिर मूल्य सापेक्षता है 1, और फिर मूल्य सापेक्षता है 1 से ज़्यादा, और फिर मूल्य सापेक्षता है 1 से कम। इस तरह से 5 प्रकार हैं मूल्य सापेक्षता के, और ये पांचों आपको एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाएगा तो विस्तार से लिखने होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद में। धन्यवाद।